हमारी जो संस्था है पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं पसमानदा में नहीं आता हूँ। हम तो फॉरवर्ड जाति में आते हैं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री इस देश के लोकप्रिय वजीर आजम, उन्होंने अब से 1.5 साल पहले हैदराबाद की भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति एक पसमानदा मुस्लिमों के अपलिफ्टमेंट के बारे में, उनके उत्थान के लिए पार्टी से प्रस्ताव पास कराया था। तो मेरे पार्टी वालों और कुछ मेरे जो संघ परिवार के वरिष्ठ, उन्होंने मुझसे ये चर्चा की कि भाई आपका पूरे देश में प्रवास रहता है, आप तो सब राज्यों में भी जानते हैं, और आप वो जो पसमानदा की जो हमारी जाति है, जो ओबीसी वर्ग है, उसमें भी आपकी अच्छी पैठ है, आप सबको जानते भी हो, वो भी आपको सबको जानते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात की, जो पिछले 65 साल से सिर्फ इनको वोट बैंक की राजनीति का इस्तेमाल करने के लिए बाकी पार्टियों ने उनका इस्तेमाल किया, आप उनको सही जानकारी दे सकते हो। और प्रधानमंत्री जी हर जितनी भी जनसभा होगी या कोई भी कार्यक्रम होगा, तो उसमें 8-10 चीज़ों के बारे में ज़रूर आपको जानकारी है, बताते हैं कि भाई हमने बगैर किसी भेदभाव के जो भी इस देश का गरीब है, जो भी इस देश का पसमानदा है, जो भी इस देश का पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उन सबके उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और उसके बहुत बड़े जो बेनिफिशरी लाभार्थी हैं, वो उसमें अपने हमारे मुस्लिम बंधु भी हैं, पसमानदा मुस्लिम भी हैं। और हमारे यहाँ हम जो तय करते हैं, उन्होंने बोला अपने उसमें कि हम तो गरीब को सामने रखते हैं, उसके सामने ये नहीं रखते कि कौन गरीब है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है हमारा भारतवासी, तो हम उसके उत्थान के लिए काम करते हैं। जैसा आप सबको भी मालूम है, और आप जागरूक पत्रकार भी हैं, एक बड़ा यूट्यूब चैनल भी आप चलाते हैं। तो जब 2047 में जब हमारे देश की आज़ादी के 100 साल हो, 7 साल हमारे जश्न मनाया जा रहा होगा, तो हमारा ये लक्ष्य है, हमारा ये सपना है, और उस मेहनत में हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरी कैबिनेट और पूरी पार्टी लगी है कि कैसे हम अपने मुल्क को, अपने देश को, अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। और वो एक हदफ एक निशाना हमने 2047 का रखा है कि उस टाइम हम 100 साल के जश्न मना रहे होंगे, तो हमारा जो देश है वो विकसित देश होगा, जो देश की चोटी के मुल्क है, उतनी कैटेगरी पे हम उसको लेकर जाने वाले हैं। तो अभी से अगर हम उसको स्टार्ट करेंगे, और कोई भी तबका होगा, कोई भी ऐसा सेक्शन होगा, अगर वो वंचित होगा, उसके यहाँ तक वो लाभ नहीं पहुँचा हुआ होगा, तो हमारा भारत हमारा राष्ट्र कैसे विकसित होगा। तो आज की तारीख में जब हम प्रैक्टिकली जब जाते हैं और देखते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा वंचित अगर कोई समाज है तो पसमानदा मुस्लिम समाज है। तो उसके उत्थान के लिए, और कैसे उनके यहाँ तक जो अभी तक लाभ वो छोटा मोटा उनके यहाँ पहुँचा है, कैसे 100% वहाँ पर पहुँचा है, तो इसकी जागरूकता के अभियान के लिए हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ, तो उसके जनजागरण में लगी है। आज मुस्लिम समाज के अंदर एक दहशत का माहौल है, NPR CA को लेकर, तो ये क्या है, इसके बारे में क्यों सरकार लाना चाहती है, क्या मामला है? नहीं, जो आप समझिए कि जो सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, जिनका ईमान ए ग्रेड का है, वो न किसी के भय में आते हैं, न दहशत में आते हैं, वो सिर्फ अपने अल्लाह पाक से डरते हैं। और जिन मुसलमानों का ईमान कमज़ोर है, जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या मैं आज सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, तो उत्तर प्रदेश के योगी जी से अगर डरते हैं, तो इसका मतलब वो सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं हैं। पिछले 10 साल इस हिंदुस्तान की जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से काया पलटी का अगर काम किया है, तो उस देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पिछले 7 साल उस टाइम पर कितना भय का, कितना आतंक का उत्तर प्रदेश में माहौल था। शाम को 6 बजे के बाद में, 7 बजे के बाद में, कोई भी सज्जन अपने महल्ले में, अपनी सड़क पर, अपने गांव में, अपने कस्बे में निकलने से डरता था। इसलिए डरता था कि जो पहले वाले की जो सरकार थी, योगी जी से जो पहले वाले जितने भी वज़ीर आज़म, मुख्यमंत्री थे, वो सब जगह अपने रजिस्टर्ड गुंडों को पाल कर रखते थे। हर महल्ले में उनके एक ठेकेदार होता था जो लोगों को आतंकित करते थे।
लोगों से वसूली करते थे, कुछ भी उनका काम होता तो वहाँ पर रिश्वत लेते थे, करप्शन का माहौल था। आज आप जाएंगे, हर गली आपको बनी हुई मिलेगी, हर घर में आपको जो है नल मिलेगा, आपको बिजली 24 घंटे मिलेगी। आप यहाँ से अगर लखनऊ जाएंगे, आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे, तो आप 3 घंटे में आप जो है दिल्ली यहाँ से पहुँच सकते हैं। इतने बड़े हाईवे उन्होंने बनाए हैं, तो किसके लिए बनाए हैं? क्या उन्होंने कभी उसमें जो भेदभाव किया कि नहीं? यहाँ पर तो जो सड़क पर जो है कोई पसमानदा मुस्लिम नहीं चलेगा, यहाँ पर जो है वो सिर्फ जो है वो गैर मुस्लिम ही चलेंगे। उनकी जो नीति है वो सर्वहितैषी, सबको साथ लेकर चलने की है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे ठेकेदार हैं, कुछ ऐसे पार्टी वाले हैं, वो ऐसा भय का माहौल जो है बनाकर रखना चाहते हैं कि नहीं नहीं जी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको खा जाएगी। उनके तो नेता राघव लखनपाल हैं, वो आपको मतलब जो है ये कर देंगे, वहाँ के एमएलए वो कर देंगे। कुछ नहीं, ये डेवलपमेंट, ये विकास का एक बहुत बड़ा अभियान है। तो मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी भी हम पर समय है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी अभी लाल किले से भी बोला था, और अभी भी जहाँ भी वो गए हैं वहाँ पर बोला था, अभी समय है, सही समय है। तो अभी भी समय है हमारे मतलब जो है विकास की तरफ हमारे चलने का। और सबसे ज़्यादा जो है अगर हम जन जागरण का कहीं पर काम कर रहे हैं तो वो एजुकेशन के लिए हम सबसे ज़्यादा काम करना चाहते हैं। और हमारी सरकार जो है वो एजुकेशन पर काम कर रही है, उसको आगे बढ़ाना चाहती है। और हमारे को सबसे बड़ा जो अभियान वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का है। आपको ध्यान होगा हरियाणा में जो है हमारी बच्चियों का सबसे कम रेशो था, 1000 लड़कों पर 700 कुछ लड़कियाँ होती थी। उसके बाद में 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री जी उन्होंने शपथ ली, उन्होंने सोनीपत में एक बहुत बड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक रैली उन्होंने की। किस लिए की? कि हरियाणा में वो रेशो सबसे कम था। और आज अल्लाह का करम, उनकी ही इस पहल पर आज हर जगह आप देखेंगे, किसी गाड़ी पर देखेंगे, बस पर देखेंगे, स्कूटर पर देखेंगे, तो वो इतनी बड़ी तहरीक चल रही है, इतना बड़ा अभियान चल रहा है, हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारी बेटियाँ पढ़ रही हैं। और जब तक हमारे किसी भी परिवार की अगर बेटी नहीं पढ़ेगी, बच्ची नहीं पढ़ेगी, तो उसके परिवार का डेवलपमेंट नामुमकिन है। क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे लड़के कितने ही IAS हो जाए, IPS हो जाए, अगर उसकी पत्नी है, उसकी बहन है, उसकी माँ, जब तक वो जो है पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो कैसे हमें मैनर आएगा, कैसे हम अपने कल्चर को समझेंगे, कैसे हम अपनी संस्कृति को समझेंगे? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उसमें हल है कि हम शिक्षित हों। जब हम शिक्षित होंगे तो हमारा महल्ला भी तरक्की करेगा, हमारा देश भी तरक्की करेगा, हमारा प्रदेश भी तरक्की करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का एकदम खुला है। वो कुछ आदमियों के पेट में दर्द होता है, जिनके दर्द होता है, जिनकी दुकानें बहुत बंद होने वाली हैं, दुकान भी कैसे एकदम परमानेंट उनकी शटर जो है वो क्लोज होने वाले हैं। क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, हमारे समाज के आदमी भी बहुत जागरूक हो रहे हैं। वो इस समझने के लिए आज मजबूर है कि हमें गलत ट्रैक पर लेकर जाते थे। हमें एजुकेशन से उन्होंने पीछे किया, हमें कारोबार से उन्होंने पीछे किया। और किसानों के नाम पे बहुत सारे आज भी जो है आप देख रहे हो कुछ ना कुछ जो है वो उसमें नाटक करते रहते हैं। इस सरकार की जो मंशा है बहुत ही साफ सुथरी है। अभी आपने कल देखा होगा UAE आबू धाबी में 27 एकड़ में वहाँ एक बहुत बड़े मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर खुद मौजूद थे, वहाँ के जो शेख जायद थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो ये हमारे अपनी सोच ऐसी है, लेकिन पूरी दुनिया को ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो कहीं भी कोई भी सब जगह जो है वो एजुकेशन का, और अगर हम धार्मिक की शिक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी किसी ने कभी मना किया है। तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। मुस्लिमों के लिए खास तौर से भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ तरह की योजनाएं ला रही है जिससे मुसलमानों का रुझान भाजपा की तरफ और ज़्यादा आकर्षित? ये हमारे सबसे पीछे रहने का अगर कोई कारण है कि जो आपने मेरे से सवाल पूछा, पूछना भी आप पूछेंगे, सही आपने सवाल पूछा, तो ये अब तक जो 65 साल जो राजनीति होती थी वो इसी के नाम पे होती थी। भाई मैं आऊँगा तो सिखों के लिए ये करूँगा, मैं आऊँगा तो क्रिश्चनों के लिए करूँगा, मैं आऊँगा तो मुसलमानों के लिए करूँगा। हमारी जो नीति है या हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो यहाँ के 25 करोड़ नागरिकों की नीति है। और पूरे देश में 140 करोड़ आवाम के लिए हम काम करते हैं। हम कोई भी बाइफर्केशन नहीं करते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। सबको हम बराबरी से देखते हैं। अगर हम किसी का विकास कर रहे हैं तो 140 करोड़ नागरिकों का विकास कर रहे हैं।
हाईवे अगर हम बना रहे हैं तो 140 करोड़ नागरिकों के लिए बना रहे हैं। एजुकेशन का अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आई है, उसमें रिफॉर्म हमने किए हैं, हमारे बच्चे कितने आगे उसमें जल्दी बढ़ सकते हैं, ऐसी हम पॉलिसी लेकर आए, 140 करोड़ नागरिकों के लिए लेकर आए। हवाई अगर अड्डे हम बना रहे हैं तो 140 करोड़ नागरिकों के लिए बना रहे हैं। पिछले 65 साल में से 75 हवाई अड्डे थे, आज इन 10 साल में हमने 150 कर दिए। तो उसका लाभ किसे मिला? वहाँ पर थोड़ी लिखा है कि हम ये मुस्लिमों के लिए हम इसमें हवाई अड्डे में जाना मना है, इस हवाई जहाज में बैठना मना है। आज एकदम जो है दुनिया बहुत छोटी हो गई है देहरादून से। अभी कुछ दिन में जैसा मुझे मालूम है आपके यहाँ पर भी हवाई अड्डे के लिए काम सरसावा में चल रहा है। तो क्या सहारनपुर के नागरिक जो है तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारे समाज की है, वही उसमें जाकर जो है बैठ कर सफ़र करेंगे। बड़ी बड़ी ट्रेनें यहाँ से गुजरी हैं, उनमें बैठ कर वो सफ़र करते हैं। ये तो सबके लिए हमारी योजनाएं होती हैं, बाइफर्केशन की योजना नहीं होती। विपक्ष जो लगातार एलिगेशन लगाती रहती है महंगाई का और बेरोजगारी का एलिगेशन लगाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले तो जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया और अपोजिशन का काम तो देखो सवाल ही करने का होता है। वो उनको मैं क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं करता कि अपोजिशन होता ही इसलिए है कि सत्ता पक्ष की अगर कुछ कमी है तो उसको उजागर करके ईमानदारी से सदन में रखें। अगर वो कारपोरेशन में है, अपोजिशन में, तो कारपोरेशन के काम के लिए, विधानसभा में है तो विधानसभा के लिए, और पार्लियामेंट में है तो लोकसभा राज्यसभा के लिए। वो हमारे जो लोकतंत्र की ये एक सबसे बड़ी खूबी है कि हर क्वेश्चन को उन्हें पुटअप करना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में राजनीति हमें नहीं करनी है। अगर मैं आपसे जो है आपके सवाल का ही जवाब देते हुए खुद आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि यहाँ से इतने बड़े जो हाईवे बने तो क्या वो अलादीन के चिराग से बने? उसमें कितनी बड़ी मैन पावर का इस्तेमाल हुआ, कितनी उसमें रोड़ी है, कितने उसमें बजट है, कितना उसमें तारकोल है, कितने उस पर रोलर है। तो ये मट्टी का एक्सकेलेवेशन है, कितना खुदाई का काम है, तो क्या वो हवा में हो गया? अगर आप पहले के हिसाब से इन 10 साल में जितने हमने रोजगार जो जनरेट किए हैं उतने उनके 65 साल में कभी उन्होंने नहीं किए। अगर देश तरक्की कर रहा है तो तरक्की तो उनके मैन पावर से ही हो रही है। अगर मैं सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक हाईवे बना रहे हूँ तो उसमें मैन पावर का इस्तेमाल हो रहा है, पहले से ज़्यादा हो रहा है। इरफान साहब, बहुत सारे मुस्लिम केवल और केवल भाजपा से इसीलिए किनारा करते हैं कि भाजपा के जो बड़े लीडर हैं मुस्लिमों के लिए जो अगर किसी ने गलती कर दी है उसको पुष्पनाही करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो अगर भाजपा इस चीज़ को थोड़ा सा ट्रैक चेंज करे तो बहुत सारे मुस्लिम जो है आपसे जुड़ने को तैयार है, ऐसा लोगों की भावना है। मैं आपको जो है ऐसे 2-3 एग्जाम्पल कोट करता हूँ। किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी होती है, अगर यहाँ पर सपोज करो, और एग्जाम्पल यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी है तो उसका हाईकमान मायावती जी, दूसरी पार्टी है उसके हाईकमान अखिलेश यादव जी, आपके क्षेत्रीय पार्टी है तो जयंत जी। अगर कोई भी हाईकमान का लीडर कि आप कोई भी बयान दिखाइए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा साहब, क्या कभी उन्होंने कभी ऐसी कोई बात की? हमारे इस देश के जो प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, क्या उन्होंने कभी भी ऐसी बात की? और जैसा सबके उसमें परसेप्शन रहता है, हमारे संघ के जो है प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी, कभी उन्होंने ऐसी बात की? तो जब भी उनका आप स्पीच देखेंगे वो भारत और भारतवासियों की बात करेंगे, देश और देशवासियों की बात करेंगे, और सबके DNA एक होने की बात करेंगे कि वह हम सब इंसान हैं, हम सब एक, हम सब मिलकर ही इस देश की तरक्की करेंगे। लेकिन कहीं चूँकि 140 करोड़ हमारे जो है नागरिकों का मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, हम अगर अपने घर में भी रहते हैं, वहाँ पर अगर हम 4 भाई बहन हैं तो वहाँ भी कभी ना कभी जो है बर्तन खटक जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम चारों भाव से अलग होकर चले जाएंगे। एक से दूसरे का जो है परस्पर सहयोग हमें करके चलना है, और हर जगह डायलॉग होता है। अगर मैंने आपके लिए कुछ गलत बात बोली है तो जो कोई मेरे बुजुर्ग होंगे वो मुझसे आगे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, भाई आपने क्यों बोला, मैंने कुछ गलत बोला होगा तो मैं उसको अपनी बात को जरूर उसको रखूँगा। तो हर चीज़ का समाधान है। अगर हम कहीं भी किसी चीज़ पर अगर लकीर खींच देंगे तो उसका कहीं भी दुनिया में समाधान नहीं है। समाधान मिलकर है, आपस में संवाद करने से, आपस में बातचीत करने से, और एक से दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब ये हम सब काम करना शुरू कर देंगे तो कहीं पर आपको कहीं भी किसी भी तरीके की ऐसी शिकायत मिलेगी नहीं। मानव आवाज़ बात करने के लिए इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।